हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 6 का जो आपका एग्ज़ाम है ना मैथमेटिक्स का, तो उसे मैं बहुत अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। इसमें जो जो आपके चैप्टर आ रहे हैं उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करूँगा। यूँ कह लो कि जितना आपका सिलेबस है ना मिड टर्म का सारा इसमें मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इसे देख सकते हैं, इंग्लिश वाले भी इसे देखेंगे, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर। तो आपको पता होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, इसका मतलब होता है छोटे से बड़ा नंबर, छोटे से बड़ा, ठीक है। डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा, ओके। तो डिसेंडिंग को बोलते हैं अवरोही, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। तो असेंडिंग का मतलब मैंने आपको क्या बताया, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है हमारा, ये वाला। तो ये लास्ट में आएगा और फिर लाइन से लिखते रहो, थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा और थोड़ा बड़ा और। अब एग्ज़ाम में आपसे पूछ लेगा सिर्फ सबसे छोटा नंबर बताओ, तो ये बता दोगे या ये बता दोगे, आप बताओगे ये वाला। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है तो आप ये वाला बताओगे, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है तो आप ये लगा दोगे, ठीक है। जैसे ऑप्शन में आ जाएगा ना पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से। ऐसे इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, आपकी एक्सरसाइज है 1.1। तो आपको पता लगाना है कि 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं, 1,00,000 में कितने 10,000 होते हैं। मैं आपको बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका बताऊंगा कि अगर यहाँ पर कुछ और भी लिखा आ गया ना आप आराम से बता दोगे। यहाँ पर क्या लिखा है, 1,00,000 में कितनी जीरो होती हैं, 5 जीरो होती हैं। और 10,000 में कितनी जीरो होती है, 1 2 3 4। तो कितनी जीरो कम पड़ रही है यहाँ पर, 1 जीरो कम पड़ रही है, तो यहाँ पे 1 जीरो लिख दी, ठीक है। अब ऐसे 1 मिलियन बोला है, यहाँ पे 100,000 बोला है। तो 1 मिलियन में कितनी जीरो होती हैं, देखो ये इंटरनेशनल होता है, ठीक है। तो इसमें आपको पता लगाना कितनी जीरो होती है। तो आपको पता है टोटल 6 जीरो होती हैं 1 मिलियन में। पहले वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन। अब 100,000 में कितनी होती है, 5 जीरो होती हैं। अब बताओ यहाँ पे कितनी जीरो कम पड़ रही है, 1 जीरो, तो इसलिए यहाँ पे 10 लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही सारा कुछ आपको ऐसे ही करना है। आपको बस पता होना चाहिए कि 1 करोड़ में जैसे 7 जीरो होती है, 10 लाख में 6 जीरो होती हैं। तो 1 जीरो कम पड़ रहा है इसलिए यहाँ पे 10 आ गया। अब मैं आपसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछता हूँ, तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है ना वो ज़रूर बताना। डियर यहाँ पे लिखा हुआ है 1000, क्या लिखा हुआ है, यानी कि 1000 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है 10। तो अब आप बताओ यहाँ पे खालिस्तान में क्या भरोगे, ठीक है। ये खालिस्तान है आपको, ये वाला, इसमें आप क्या भरोगे। अब आप देखो डियर 1000 में कितनी जीरो होती हैं, 1 0 0 0, 1000 हो गए। और 10 में कितनी जीरो होती है, 1। तो कितनी जीरो कम पड़ रही है यहाँ पर, 2 जीरो कम पड़ रही है। तो इसमें आंसर रहेगा 100, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 1000 बनेगा, इसलिए ऐसा करते हैं। समझ आ गया। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ना इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम आएगा। तो जैसे इस पूरे को इंडियन सिस्टम में कैसे लिखते हैं, देखो लिखा 73,75,307। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से लाइन डाल लेनी है। ये वाली जो 3 होती है ये होती है 100 की, ये होती है 1000 की, और ये होती है लाख की। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 73 लाख। तो लाख लिखा है ना ये, हाँ या ना। तो यहाँ पर 73 लाख वाली जगह पे आ गया। फिर यहाँ क्या लिखा है 75,000, तो यहाँ पे 75,000 आ जाएगा।
फिर क्या लिखा 307, तो 307 कैसे लिखते हैं ऐसे। अगर आप पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद नंबर नेम लिखते हैं तो आप आसानी से बता पाते हैं, ठीक है। ऐसे हम बोला कि 9,05,41,, तो आप पहले लाइन डाल लो, 3 लाइन डाली, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन, फिर 2 लाइन, क्योंकि यहाँ पे करोड़ तक बोला तो इससे करोड़ की भी लाइन डाल ली। ये करोड़ की हो गई, ये लाख की हो गई, ये 1000 की हो गई और ये 100 की हो गई। तो इसने बोला 9 करोड़, तो 9 कैसे लिखते 09, तो यहाँ 9 आ गया 09, 9 करोड़। 5 लाख, तो 5 कैसे लिखते, 5 लाख कैसे लिखते 05। अगर 10 से छोटा नंबर है तो 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 लिखेंगे, ठीक है। और आगे लिखा है 41, तो 41 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि इससे 1000 बोले नहीं तो 00 आ जाएगा और यहाँ पर 3 जन होने चाहिए। तो 41 को हम कैसे लिखेंगे, इस तरीके से 041। तो इस तरीके से हमारा इसका आंसर ये वाला आ गया। डियर, अगर आपको मैंने समझाया बहुत ही इजी और मतलब यूँ कह लो कि बहुत आपको आसान तरीके से बताया, आप आराम से कर सकते हैं। जब मिलियन की बारी आए ना तो ऐसे 3-3 लाइन डाल देना, क्योंकि मिलियन में 3-3 के बाद कॉमा लगता है, जबकि इंडियन सिस्टम में पहली बार 3 होता है और बाकी हर बार 2-2 के बाद कॉमा लगता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि इंडियन सिस्टम में जो कॉमा है वो कैसा लगता है। अब यहाँ पर क्या बोला है इसने, अब यहाँ पर इसने बोला है 58 मिलियन, तो मिलियन वाला कौन सी होती है, ये वाली लाइन होती है। तो 58 मिलियन है और 58 ऐसे लिखते हैं क्योंकि 3 वाला तो आगे 0 लगानी पड़ेगी, तो 058, 58 मिलियन हो गया। फिर बोला 473,000, तो 1000 वाली जगह कौन सी होती है, ये वाली। तो यहाँ पर कितना बोला इसे 423 बोला, ठीक है। फिर उसके बाद इसने बोला है 200, तो इसकी जगह क्या देगा 200। तो देखो 3-3 वाले होते हैं ना। अब यहाँ पे जैसे सिर्फ 58 बोला तो 058 लिखेंगे। अगर यहाँ पर ये बोलता ना, जैसे यहाँ तो इसने बोल दिया कि 423, इसने खाली बोला होता है ना 23,000, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 0 लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे ही इसको आपको करना है। क्लियर हो गया। और यहाँ पर अब आपको कोमा लगाने के लिए बोला गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक के भी है और एक्स्ट्रा भी है। यहाँ बोला गया इसमें कोमा लगा के दिखाइए, और जो आपको कोमा लगाना है वो बोला गया इंडियन सिस्टम से। तो आपको मैंने बता रखा है पहले 3 फिर 2-2 के बाद कोमा लग जाएगा, ठीक है। फिर इंडियन सिस्टम में नंबर नेम भी हमने लिख दिया। हमें पता है कि 3 एक साथ हैं, फिर 2 होते हैं, फिर 2, फिर 1, फिर मतलब 2 ही होते हैं। अब यहाँ पे 1 ही लिखा है, तो ये कितना होगा 8 करोड़, इनको इकट्ठा पढ़ेंगे 75,95,762, ठीक है। फिर ऐसे ही इस नंबर में हमें करना है, ऐसे हमें इस नंबर में करना है, ठीक है। तो 3 के बाद फिर 2-2 के बाद कोमा लगेगा। ये आपको याद रखना है। इंडियन सिस्टम में 3 फिर उसके बाद 2-2 के बाद लगना है, ठीक है। और इंटरनेशनल में क्या करेंगे, इंटरनेशनल में 3-3 के बाद कोमा लगाएंगे, ठीक है। अब ये वाला जो है ना इंटरनेशनल के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे किया गया। यहाँ पे हेडिंग नहीं डाली, लेकिन ये इंटरनेशनल वाला है। इंटरनेशनल में 3 फिर 3 इस तरीके से। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 ही है, तो इसके आगे 0 लगा दो, तो 3 बन गया ना। इसलिए देखो हम किसी नंबर के पीछे 0 नहीं लगा सकते। अगर पीछे लगाएंगे तो ये हो जाएगा 4,800, लेकिन अगर मैंने 48 के आगे 0 जितनी मर्जी लगा दी तब भी ये 48 ही रहेगा, ठीक है। ओके, फिर ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ना 5वीं क्लास का भी आ रहा है, आपको पता होगा।
तो आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर की स्पेलिंग यहाँ पे सी ई कर लेना, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीलीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ये यहाँ पे सही से लिख दिया है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे डाटा याद होने चाहिए। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम में एक केस स्टडी बेस्ड आ सकता है। तो ये आपको चारों के चारों नंबर दे रखे हैं, इसको देखकर आपको आंसर देने। पहला बोला कि आपको छोटा नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट। तो इन चारों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? आप देखो ये 4,75,321 लिखा तो सबसे छोटा है। फिर बोला ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा नंबर आपको पता लगाना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर ये रहा, 9,76,42,310। बाकी तो इसके मुकाबले बहुत छोटे हैं, ठीक है। फिर इसने बोला असेंडिंग ऑर्डर में लिखो। असेंडिंग मतलब होता है छोटे से बड़ा, ठीक है। स्पेलिंग अब देखना है थोड़ा सा, ठीक है, स्पेलिंग गलत है, ओके। यहाँ ऑर्डर आएगा ये भी, तो समझ में आ गया। उसके बाद इसने बोला आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, डिसेंडिंग। आपसे समझो वीडियो को, बस समझ लोगे तब भी आप बहुत अच्छा कर लोगे। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, ठीक है। फिर ये कह रहा है कि एक ना टाउन है, उसमें न्यूज़पेपर को पब्लिश किया जाता है, और अगर एक कॉपी में 12 पेज है, कितने हैं? 12। तो अगर उस दिन 11,980 कॉपी जो है वो प्रिंट की गई, तो आप बताओ टोटल जो है कितने पेज प्रिंट होते होंगे। देखो एक कॉपी में 12 पेज है, तो हमारे पास जो है वो 11,980 कॉपीज़ हैं। तो हम क्या करेंगे कि 11,980 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है कि हमारे पास ना जो शीट्स है ना पेपर की, वो नोटबुक बनाने के लिए 75,000 हैं। और जो शीट्स है ना, एक शीट जो हमारे पास है ना वो 8 पेज बना सकती है। मतलब कहने का है कि मेरे पास इतनी बड़ी शीट्स हैं और वो टोटल 75,000 है, और इस शीट से वो कह रहा है 8 पेजेस निकल सकते हैं। कितने पेज निकल सकते हैं? 8 पेजेस निकल सकते हैं। तो अभी कह रहा है कि बताओ कि अगर हमें एक रजिस्टर 200 पेज का बनाना है तो हमारे पास कितने रजिस्टर होंगे, कितनी नोटबुक होंगी। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि हमारे पास पेज कितने हैं। तो 75,000 हमारे पास शीट है और एक शीट से 8 पेज बनते, तो हमारे पास पेज कितने? 6 लाख। कितने? 6 लाख। अब कह रहा है कि एक नोटबुक बनाने में 200 पेज लगते हैं, तो टोटल कितनी नोटबुक बन जाएगी। तो हमें पता लगाना है कि कुल कितनी जो है नोटबुक बनेगी। अब आपको पता है कि हमने ये पता लगा लिया कि टोटल हमारे पेज कितने हैं? 6 लाख है, और 200 पेज से एक नोटबुक बनती है, तो 6 लाख पेज से कितनी नोटबुक बनेगी, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आप इसको ऐसे भी काट सकते हो। आपने 6 लाख लिखा, नीचे लिखा आपने 200, तो 2 जीरो काट दी और इसे काट दिया 3, तो कितना आ गया? 3,000। तो 3,000 जो है वो नोटबुक बनाई जा सकती हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक मशीन है जो ऑन एन एवरेज जो स्क्रूज होते हैं ना, स्क्रूज, तो वो 2,825 बना पाती है एक दिन में। तो जनवरी के महीने में कितने बना पाएगी? तो हम उसे 31 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 डेज होते हैं, ठीक है। तो लिखे ना टोटल नंबर ऑफ डेज इन जैन इज इक्वल टू 31। 31 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 87,575। अब यहाँ पर बोला गया कि एक मर्चेंट है, उसके पास इतने रुपये 78,592, 78,592। अगर वो 40 रेडियो 1200 के बेचता है, ये साल लिखा, ठीक है। आप बुक में से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। तो बताओ
कि उसके पास कितने रुपए बच जाएंगे। देखो टोटल उसके पास इतने रुपए हैं और एक रेडियो 1200 का, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 48,000 आ जाएगा। तो इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारे पास कितने रुपए बचेंगे, इतने रुपए बचेंगे। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो क्या करता है कि इस नंबर को ना 65 से मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि 56 से करना चाहिए था। तो आपको बताना करेक्ट आंसर जो है कितना ज़्यादा आएगा। देखो एक स्टूडेंट है, वो इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि करना कितने से था, 56 से। तो जो गलती हुई है ना, कितने नंबर की गलती हो गई, 9 नंबर की ज़्यादा मल्टीप्लाई कर दी गई है। तो 56 जब हम 65 में से घटाएंगे या माइनस से, तो 9 बचेगा और 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद बुक की क्वेश्चन है, तो शर्ट ना शर्ट, अगर एक शर्ट 2 मीटर 16 सेंटीमीटर की बनती है, ओके, तो आपको ये पता लगाना है कि कितनी शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए। शर्ट जो है हमें 40 बनवानी है, तो एक शर्ट के लिए कपड़ा कितना चाहिए, 215 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 मीटर को हमने सेंटीमीटर बदल लिया, 200 हो गया, 200 में 15 जोड़े 215, और हमारे पास 40 मीटर कपड़ा है तो 4000 सेंटीमीटर हो गया। तो 4000 को इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है 215 डिवाइड कर 18 जो है ना हमारी शर्ट्स जो है वो बन जाएंगी, और 130 जो है ना सेंटीमीटर जो कपड़ा है, इनके 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, 40 मीटर कपड़ा था और हम कितनी शर्ट बना पाएंगे, 18, और इतना हमारा बच जाएगा। फिर मशीन है, ठीक है, वो एक बॉक्स में पैक की जाती है। ठीक है, सुन दो मेरी बात। तो आपको यहाँ दे रखा है कि जो एक बॉक्स है ना, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं, बुक से लिखना, एक बॉक्स का वेट 4 किलोग्राम 500 ग्राम है। तो आपको पता लगाना है कि अगर हमारे पास 800 किलो है, कितना, 800 किलो, तो हम कितने बॉक्स उसमें रख सकते हैं। मतलब इतना बड़ा है एक 800 किलो का, उसमें एक बॉक्स 4 किलो 500 ग्राम का है, तो उस 800 किलो में कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं। तो आप पहले एक बॉक्स का वेट निकालो, 4 किलो 500 ग्राम में, किलो को ग्राम में बदला, 4500 जोड़ दिए, 4500 ग्राम आ गया। और जो 800 किलो वो क्या है, वैन है, और वैन कितने ग्राम रख सकते हैं सामान, 8 लाख, क्योंकि हमने किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फिर 8 लाख को हम 4500 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा 177 बॉक्स आएंगे, और 3500 जो है सेंटीमीटर ग्राम जो बच जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप सुन लो ब्रीफली। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर 4 लीटर लिखा नहीं है, यहाँ पे 4 लीटर 500 मिलीलीटर जो दही है, तो 25 मिलीलीटर का एक कटोरा है, उस पर हम उतनी दही भर सकते हैं। तो कितने कटोरे में दही भरी जा सकती है, तो हमारे पास कितना, 4 लीटर 500 मिलीलीटर है, तो 4 लीटर को हमने 1000 से मल्टीप्लाई करा, 4000 और 500, तो 4500 मिलीलीटर हमारे पास टोटल जो है दही है। तो एक जो गिलास है, यहाँ पे ग्लास दे रखा तो ग्लास, कटोरा दे रखा तो कटोरा, ग्लास लिखा है तो ग्लास लिख लेंगे। ठीक है, तो एक गिलास में 25 मिलीलीटर दही जो आ सकती है, तो 4500 से हम कितने गिलास भर सकते हैं, 180 डिवाइड कर दिया, पूरा डिवाइड हो गया। डिवाइड सबको आनी चाहिए। आपको रोमन नंबर अच्छे से आते हैं बच्चों। रोमन नंबर 1 को क्या बोलते हैं, ऐसे, 2 को इस तरीके से, 3 को ऐसे, 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को ऐसे, है ना, 7 को, 8 को, 9 को ऐसे, 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80 और 90 को क्या लिखते हैं ऐसे, और 100 को ऐसे। ठीक है, ये आपको रोमन काउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो इनका आप अपने आप टेस्ट दो कि इनके रोल नंबर क्या होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अनीता की उम्र अगर 48 ईयर है तो उसकी एज को हम रोमन नंबर में कैसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और 1 को, 5 को, 10 को, 50 को, 100 को, 500 को और 1000 को क्या बोलते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पर जैसे ये 2 है तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। और ये कितना है, 10, 10 यहाँ 1 लगा लेना, 10, 20, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ रूल दे रखे, इसे छोड़ो। ठीक है, तो अब आ जाओ चैप्टर सेकंड में, फटाफट देख लो। चैप्टर सेकंड में आपके क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। देखो, आपको एक तो नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर को प्राकृत संख्या कहते हैं। ये 1 से स्टार्ट होती है। अगर आपसे पूछेगा ना सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप 1 बताओगे। सबसे छोटा होल नंबर पूछेगा तो आप क्या बताओगे, 0। आपसे सबसे छोटा पूछेगा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटा कौन सा है, 2। अभाज्य संख्या बोलते हैं प्राइम नंबर को। ठीक है, और अगर आपसे नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या पूछेगा तो सबसे छोटी कौन सी होती है, 1। अगर आपसे होल नंबर पूछेगा सबसे छोटी कौन सी होती है, तो 0। हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या ऐसे। ठीक है, इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8, इस तरीके से। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिसके 2 एग्जैक्ट फैक्टर होते हैं, जो किसी के पहाड़े में नहीं आते। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं। जैसे 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, ठीक है, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, ठीक है, 53। ये किसी के टेबल में नहीं आते, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। 59, 61, 63। सबसे छोटा कौन सा होता है प्राइम नंबर, आपको होता है 2। कौन सा होता है, 2। अगर आपसे पूछेगा कॉम्पोजिट नंबर, तो जो कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर जो होते हैं ना डियर, वो आपके होते हैं सबसे छोटा 4। हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो यहाँ पर कुछ वही बता रखा है कि कौन से नंबर। आप फटाफट देखो, अगर इसने बोला कि इसके बाद कौन कौन से 3 नंबर आते हैं तो आप बता दोगे, एक एक जोड़ दोगे। अगर बिफोर बोलेगा तो एक एक घटा देना। अभी हम पूछा है ना, देखो सबसे छोटा होल नंबर कौन सा है, 0। ठीक है, अब डिवाइड के सम्स 1, 2 आ सकते हैं तो आप कर लेना डिवाइड, कोई भी आएगी, मैं अब डिवाइड नहीं बता रहा। फिर फैक्टर है, फैक्टर की डेफिनेशन आ जाएगी तो आप बता देना। ठीक है, फैक्टर की खास बात क्या, अगर मैंने यहाँ 4 लिखा ना तो बाकी नंबर से छोटे होंगे। और मल्टीपल में क्या होता है, अगर मैंने यहाँ पे 8 लिखा तो बाकी नंबर से बड़े होंगे। जैसे मैंने बोला 4, तो 4 किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 2 के और 4 के। और अगर मैंने बोला 8 का मल्टीपल बताओ, तो 8 का टेबल लिखना है आपको। अगर मल्टीपल आ गया तो आपको टेबल बताना है। ठीक है, अब देखो 24 के फैक्टर बोले हैं तो 24 किस किस के बारे में आता है, 1 के, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, 12 के, 24 के। अगर फैक्टर लिखा है तो आपको बताना है कि वो किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, और अगर आपसे मल्टीपल बोलेगा तो आपको उसका टेबल लिखना है। क्या लिखना है, टेबल लिखना है। ठीक है, और ये मैचिंग करनी है। जैसे 35 है तो वो क्या है, 35 7 का पहाड़ा है, 7 के पहाड़े में आता है। और 15 क्या है, देखो फैक्टर छोटा होता है या बराबर होता है, मल्टीपल बड़ा होता है, याद रखना। ठीक है, ये बराबर होता है। तो मल्टीपल 8 क्या है, 16। 20 का फैक्टर क्या है, 20। और 50 का फैक्टर क्या है, 25। फैक्टर जो भी होते हैं, नंबर दिया होता है उससे छोटा या बराबर होता है। मल्टीपल जो होता है ना, ये देखो मल्टीपल है, उसके बराबर या उससे बड़ा होता है। मल्टीपल बढ़ता जाता है, फैक्टर छोटे बताने पड़ते हैं, ये याद रखना आप। अब जैसे इसने बोला है कि आपको 9 का मल्टीपल लिखना है 100 तक, तो 9 का पूरा पहाड़ा लिख दो। ठीक है, और ये मैं सोचा पहाड़ा जो 10 तक खत्म होता है, पहाड़ा चलता रहता है, 11 तक लेंगे। क्यों लेंगे 11 तक,
क्योंकि 100 से कम बोला है। मैं आपको प्राइम नंबर बता चुका हूँ। सबसे छोटा 2 होता है, कौन सा होता है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11। कॉम्पोनेंट नंबर सबसे छोटा 4 होता है, फिर चलता रहता है। कॉम्पोनेंट वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ये याद रखना। एक ना तो प्राइम नंबर होता है ना कॉम्पोनेंट होता है, ये खालिस्तान में आ जाता है। एक ना तो प्राइम होता है ना कॉम्पोनेंट होता है। एक क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है। अगर आपसे पूछेगा एक क्या है, नेचुरल नंबर। और होल नंबर से जुड़ा कौन सा होता है, 0, फिर कौन सा 1। अब आपसे अगर पूछ ले कि क्या 1 को होल नंबर कह सकते हैं, हाँ। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 से कट जाते हैं, ठीक है। ऑड नंबर होते हैं जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। और अगर आपसे ये पूछ ले, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ ले कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ठीक है, इवन प्राइम नंबर केवल एक या 2, ठीक है। बाकी सारे के सारे ओड नंबर होते हैं। एक ही इवन नंबर है, वो कौन सा है, 2। अगर आपसे बोले जैसे 13, 31 एक दूसरे को उल्टे हैं और प्राइम नंबर है, तो आप बता सकते हो कि 100 तक में कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं जो एक दूसरे को उल्टे हों। मैंने अभी आपको बताया था प्राइम नंबर इनका भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। तो आपको देखना कौन किसका उल्टा है। 79 97 का उल्टा है, 37 73 का उल्टा है, और 17 71 का उल्टा है। अब यहाँ बोला गया कि आपको ना 20 से छोटे प्राइम नंबर और कॉम्पोनेंट नंबर बताने हैं। तो 20 से छोटे कौन से होते हैं, ये सारे प्राइम नंबर, और कॉम्पोनेंट नंबर ये वाले। ये छोड़ के बाकी जो बचेंगे ना वो कॉम्पोजिट नंबर होंगे। तो कॉम्पोनेंट नंबर सबसे छोटा कौन सा होता है, 4, फिर 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18। और प्राइम नंबर कौन सा होता है जो केवल अपने टेबल में आता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है। और यहाँ पर बोला गया 1 से लेकर 10 के बीच में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, तो कौन सा हुआ, सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 7। पहले सारे नंबर लिख लिए, सबसे बड़ा 7 हुआ, ठीक है। फिर है कि आपको ओड प्राइम नंबर बताने हैं। जैसे 44 को जोड़ने पर 2 ओड नंबर हो जो 44 ले आए, तो 44 लाने के लिए 41 और 3 को हमें लेना पड़ेगा, 36 लाने के लिए 31 और 5 को। देखो हमें यह बोला गया है कि आपको 2 प्राइम नंबर लेने हैं जो ओड होने चाहिए, और ओड करने पर ये नंबर आ जाने चाहिए। एक तरीका तो ये है कि डियर आप सारे के सारे प्राइम नंबर लिख लो और देखो कि ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनको जोड़ने पर ना 44, 36, 24 या 18 आता हो। जैसे अब 13 और 11 को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 24। तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से कर लेना, ठीक है। एमसीक्यू में एक आधा आ जाएगा तो आप खुद जोड़ के देख लेना, या तो बस आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर होते क्या हैं। अब यहाँ पर राइट द गिवन नंबर इन नंबर नेम में लिखने, प्रैक्टिस है, ठीक है, प्रैक्टिस है ये, आप आराम से इसको देख लेना अपने आप। अब देखो यहाँ पर इसने बोला गया कि 100 से कम होने चाहिए 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल कौन से हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना 100 से कम 3 और 4 के मल्टीपल, तो पहले 3 का टेबल लिख लो 100 तक। 3 एकम 3, 3 6, 3 3 9, 3 6 12, 3 बटे 15, लिखते रहो 99 तक। फिर ऐसे 4 का टेबल लिखते रहो 100 तक। लिख लिया। अब देखो कि दोनों में सेम कौन सा है, इसमें 12 और इसमें 12 आ रहा है, फिर 24 आ रहा है, 24 आ रहा है। तो बस सबसे छोटा 12 है तो 12 लिख लिया।
फिर 12 12 जोड़ते चले जाओ। अगर आपको पहला नंबर पता लग जाएगा तो वही जो नंबर आया उसको जोड़ के आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे 18 और 35 का हमें ना क्या पता लगाना है, कॉमन फैक्टर पता लगाना है। तो आप क्या करोगे, 18 किस किस के बारे में आता है और 35 किस किस के बारे में आता है, दोनों में सेम क्या 1, तो 1 आंसर आ गया। ऐसे 15 और ये 37 है, तो 15 किस किस के बारे में आता है, 1 के 3 के 5 के 15 में 1 और 37, तो दोनों में सेम क्या है 1। समझ में आ गया कॉमन फैक्टर कैसे पता लगाना है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका ये वाला आ सकता है, ठीक है, ये वाला जैसे आपके यहाँ पे खालिस्तान दे देगा तो आप खुद से 5 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 आएगा 2। इस तरीके से मैं आपको ना यहाँ पे ऐसे अपनी तरफ से कराता हूँ। जैसे मान लो यहाँ 40 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है, बताओ यहाँ पर कितना आएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 40 आ जाए, 20। अब यहाँ पर ऐसे नंबर डला हुआ है, यहाँ 5 डला है, यहाँ क्या आएगा बताओ, 5 को किससे मल्टीप्लाई करें, 20 आएगा 4। और यहाँ पे ऐसे 2 गोले बना दिए तो 4 कब आएगा, जब 2 2 जा 4 हो जाएगा। इस तरीके से ये ट्री वाले होते हैं, हमें करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ बोला है 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर लो, उसके प्राइम फैक्टर करो। तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है, 9999। इसका हमने क्या कर लिया, प्राइम फैक्टर कर लिया, एलसीएम ले लिया, एक तरह से आप कह सकते हो। तो 3 से, फिर 3 से 11 से 101 से। तो यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, 11 एकम 11, ठीक है। उसके बाद ये छोटा पड़ के ना जाने के 0, फिर इसने 11 इकट्ठा लेंगे, 11 एकम 11, इस तरीके से आएगा ये। तो यहाँ पे ना 101 उसके और लाइन डलेगी, ठीक है। ये करेक्शन कर लेना। तो उसके बाद देखो 3 है, 11 है, 101 है, 3 लिखा और ये वाला नंबर यहाँ लिख दिया। फिर ये वाला नंबर यहाँ लिखा, ये 3 हमने यहाँ लिख दिया। फिर ये 4 बार है ना, तो इसमें 101 और ये 11 को हमने यहाँ लिख लिया। क्योंकि देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, ये लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप नहीं लिख पा रहे ना तो कोई बात नहीं, इसने ये नहीं बोला ट्री बनाओ, अगर ट्री बोलेगा तो करना पड़ेगा। आप सिंपल करो, ऐसे लिख दो 3 × 3 × 11 × 101, ठीक है। ऐसे बोला 5 डिजिट का आपको सबसे छोटा नंबर लिखना है और उसके फिर प्राइम फैक्टर करना है। तो 5 डिजिट का आप आराम से कर सकते हो ना, 5 डिजिट का। तो 1000 का आप प्राइम फैक्टर कर लोगे ना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 1 इसे दे दिया, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, फिर 5 2 जा 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 जा 5। तो इस तरीके से इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। ये देख लो इन्होंने ट्री बना के दिखाया। अब मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना। देखो 5 जा 25, 25 2 जा 50, 52 जा 100, 100 5 जा 500, 500 5 जा 2500, 2500 की 2 में करेंगे 5000, 5000 को 2 से करेंगे 10,000। 5 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, एक क्या के 4 0 लगा देंगे। और जब बड़ी बोलेगा तो जितने बोले 5 डिजिट बोले तो 5 9 आ जाएंगे। जब छोटा बोलेगा ना तो 1 लिख के 1 0 कम लगाएंगे, क्योंकि तभी तो 5 बनेगा। अब मान लो 5 डिजिट का नंबर बोला है तो मैं 5 0 लगा दूंगा तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट का बन जाएगा ना। जब 5 डिजिट का छोटा नंबर बोलेगा तो 1 0 कम लगाना, तो 5 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब ये प्लस माइनस के जो है सवाल प्रैक्टिस हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको एक इम्पोर्टेंट और चीज़ बता दूं। जैसे अगर आपको इवन नंबर और इवन नंबर का टोटल करके बोल रहा है कि बताओ क्या नंबर आएगा, तो आपको पता होना चाहिए इवन 2 है और 2 इवन है, 2 2 कितने हो गए 4, तो 4 भी इवन होते तो यहाँ भर देंगे इवन नंबर, ठीक है। अब सबको पता ना इवन ओड क्या होते हैं। अब ये ओड है, ये ओड है और फिर इवन है, तो बताओ आंसर क्या आएगा। ओड 1 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, तो 2 3 4, तो इवन आ रहा, तो इवन आ गया। अच्छा, आपको ये पता ना इवन को हिंदी में सम बोलते हैं, ओड को विषम बोलते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता है ना
कि इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर होते हैं 0, 2, 4, 6, 8, ऐसे 10, 12 चलता रहेगा। और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या, तो विषम संख्या कौन सी होती है, 1, 3, 5, 7, जो 2 के टेबल में नहीं आती, ठीक है। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, सबसे छोटा 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, जो केवल अपने पहाड़े में आते हैं, जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, पहले 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, इस तरीके से होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ओड, इवन, ओड, इसका क्या आंसर आएगा, देखो 1, 2, 1, 2, 3 और 1, 4, तो इवन 4 आ गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा बहुत बता रखा है, और ये आप देखना चाहें तो आप इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। इनके फैक्टर किए गए हैं, ये आपके बुक के एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है ना, ये सारे यहाँ पे किए हुए हैं। अब आप आज ये एचसीएफ निकालना आता है आपको, एचसीएफ कैसे करते हैं, देखो जैसे 18 है और 48 है, तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ऐसे 2, मतलब 2 के टेबल में 4 कौन से नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, 2 के टेबल में 8 4 नंबर पे, 2 के टेबल में 2 1 नंबर पे, 2 के टेबल में 4 2 नंबर पे, 2 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है, 3 नंबर पे, और 3 के टेबल में 3 कौन से नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। तो ये देखो ये किए हुए हैं। तो एचसीएफ कैसे करते हैं, पहले पूरा उतार दो, ये वाला पूरा उतार दो, तो दोनों में सेम क्या है, दोनों में सेम क्या है, 2 है और दोनों में 3 है, तो 2 3 6 आंसर आ गया। ऐसे करते हैं एचसीएफ, ठीक है। अब मैं एक एक आधा थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ठीक है। एचसीएफ ऐसे करना है आपको पहले इनके एलसीएम ले लेना है, फिर जो दोनों में सेम होगा उसे लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपके क्वेश्चन एग्ज़ाम में इनमें से कोई भी दे सकता है, ठीक है, 3 वाला भी आ सकता है और 2 वाला भी आ सकता है। ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आपके 100% आएगा ही आएगा। अगर वो बोल रहा है कि 2 लगातार नंबर हैं, उसका एचसीएफ क्या होगा, जैसे 2 लगातार नंबर, जैसे 2 और 3 है, तो इसमें हमेशा टुकड़े करोगे तो 2 एकम 2, देखो अगर इसने बोला 2 कंसिक्यूटिव, ये याद रखना इंग्लिश में वर्ड, तो कंसिक्यूटिव, अगर कंसिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, जैसे मैंने बोला 5 और 6, तो ऐसे कैसे निकालते हैं, 5 और 6 का ऐसे निकालेंगे, 6 का एलसीएम क्या होता है, 3 दूनी 6, तो ऐसे का निकालेंगे, कुछ नहीं है तो 1 लगा लो, दोनों में सेम क्या है 1, तो 1 आ गया। तो यार हमें कंसिक्यूटिव में हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और इसने बोला अगर दोनों इवन नंबर होंगे तो क्या आएगा, हमेशा 2 आएगा। क्यों, क्योंकि इवन नंबर 1 ले लिया, 2 1 4, तो 2 × 1 4 का क्या होगा, 2 × 2, तो दोनों में सेम क्या है 2 और 1, तो 2 × 1 कितना आ गया 2। तो इवन नंबर में हमेशा 2 आएगा, रट लो, बाकी मैं करना भी सिखा दिया। ऑड नंबर में हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ऑड नंबर में 1 क्यों आएगा, 3 और 5 है, ऑड नंबर है ना, 3 × 1 5 का, 5 × 1, तो दोनों में सेम क्या, 1 ही तो है। इवन नंबर में 2 आएगा, ऑड नंबर में और जो है कंसेक्यूटिव नंबर में हमेशा 1 आंसर आएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी एचसीएफ निकाला प्रैक्टिस के लिए, ये सारे एचसीएफ निकाले गए हैं। अब आ जाओ 3.7 में, तो यहाँ पर बोला गया 2 बैग हैं, एक का वेट इतना, एक का वेट इतना, मैक्सिमम वैल्यू। देखिए जब भी मैक्सिमम बोलेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है। जो भी हमने एचसीएफ नहीं करा था, मतलब 75 का एलसीएम करा, 69 का करा, ऐसे, ठीक है। देखो हमें ना प्राइम फैक्टर बोलते हैं, वैसे इसको एलसीएम एलसीएम नहीं बोलते, प्राइम फैक्टर। यहाँ पे जो नंबर लिखने होते हैं पता है कौन से लिखने होते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं, नहीं जा रहा तो 3 से चेक करते हैं, नहीं जा रहा तो 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, 17 से, 19 से, इस तरीके से इनसे चेक करते हैं। तो दोनों में जो सेम होता है वो ले लेते हैं। अब जैसे दोनों में क्या था 3, तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर, 3 आएगा, ठीक है, ठीक है। 3 लिखा था, 9 लग रहा है ना, क्या लिखा है 3, ओके। अब यहाँ पर इसने ना
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक 63, 70 और 77 ये अलग अलग कदम चलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस निकालें, जब मिनिमम निकाले तो एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। तो तीनों को एक साथ करेंगे। तो ऐसा टेबल लेने की कोशिश करो जो तीनों से चला जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, पहले 2 से कर लो, फिर जो 2 से जा रहा है चला जाएगा, फिर नहीं तो 3 से चेक करो, फिर 5 से चेक करो। फिर जब हम इस सबका कर देंगे ना, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। याद रखना, जब मिनिमम बोलेगा तो एलसीएम निकालना है, और जब मैक्सिमम बोलेगा तो हमें एचसीएफ निकालना है। मैं इसको करके दिखाता हूँ। 63, 70 और 77। देखो ये 63 है, 70 और 77 है। तो पहले हम 2 से ट्राई कर लेते हैं। तो जब हम 2 से ट्राई करेंगे तो ये तो जाएगा नहीं। देखो हमें 6 को नहीं देखना, आप बोलोगे 2 जो है 6 जो 2 के टेबल में आता है, पर 3 तो नहीं आता ना। हम यहाँ पे 63 है ना, वही उतार देंगे। 70 का क्या करेंगे? 2 3 जा 6, एक बचा, 2 5 जा 10, 77 का 77 आ गया। जो वो जाएगा वही नंबर लिखेंगे। अब जैसे इनमें से किसके साथ जा रहा है? 7 से जा रहा है। 7 निम 63, 7 पंजे 35, 7 एकम 7, 7 एकम 7। ठीक है। अब फिर 9 से कर देंगे, क्योंकि वैसे 3 से करना चाहिए, 9 से कर देंगे क्योंकि और कोई जा नहीं रहा ना। फिर हम 5 से कर देंगे, फिर हम 11 से कर देंगे। ठीक है। ये आप एलसीएम की अलग वीडियो देख लेना, क्योंकि इसमें ना टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, मुझे और ही बताना है। तो जैसे ये मैं आपको अब इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये अलग अच्छे से कर लो। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो 8वां क्वेश्चन है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बड़ा है, रिमाइंडर वाला। तो आपको क्या करना है? 6 15 18 है ना, इसका एलसीएम निकाल लेना है। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 5 जोड़ दो, रिमाइंडर 5 बोले तो 5 जोड़ दो, बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है। अब आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट करना आता है, जो एक आपकी बहुत बुक के अंदर टेबल दे रखी है। ठीक है, जैसे कोई 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, कैसे पता लगाओगे? ठीक है, अब वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा अभी। ठीक है, उसका ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये कर लो बस। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कर लो। एलसीएम आपको निकालना आता होगा, कैसे निकाला जाता है? एलसीएम इकट्ठा करके इस तरीके से। एचसीएफ के लिए अलग अलग करते हैं, एलसीएम के लिए एक साथ ही कर दो। ठीक है। अब आपका ज्योमेट्री वाला चैप्टर है, तो अब इस पर आ जाओ। आप बताओ, एक पॉइंट से कितनी लाइन खींच सकते हैं? हम बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है। और 2 पॉइंट से कितनी खींच सकते हैं? केवल एक। अब जैसे ये आपको एग्जाम में 5 नंबर में दे दिया, तो उससे मतलब 5 पॉइंट बताओ। तो एक ये रहा, 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 तो ये 5 पॉइंट लिख दिए। एक लाइन बताना है, तो आप कोई भी लाइन बता सकते हो। जैसे हमें BD बता दी पूरी लाइन। देखो याद रखना, जब लाइन की बात होगी ना, तो आपको दोनों तरफ एरो बनाना है। लेकिन अगर लाइन सेगमेंट की बात होगी तो दोनों तरफ बिंदु बनाने हैं। और अगर आपको रे की बात बोलेगा तो एक तरफ करना है। हिंदी में सुनो, अगर आपको बोल रहे रेखाखंड, तो आपको लास्ट में 2 बिंदु डालने हैं। अगर आपको बोल रहा है कि आपको रेखा बनाने, तो दोनों तरफ एरो बनाना है। और अगर आपको बोल रहा है कि आपको रे बनाने, तो आप एक तरफ एरो बना देंगे। ठीक है। तो अब जैसे जैसे बोल रहे हैं 4 रे बताओ, तो 4 हमने रे बता दी। OB, ठीक है, OC, OE, OD, इस तरीके से एक तरफ एरो बनाना है। लाइन सेगमेंट, हम इसी को लाइन सेगमेंट लिख सकते हैं, दोनों तरफ बिंदु डाल दो। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। जरा DE लिख लिया आपने, EO लिख लिया, OC लिख लिया, OB लिख लिया, कुछ भी। ठीक है, लाइन सेगमेंट बस आपको दोनों तरफ बिंदु बनाने हैं। आप ध्यान से देख लो कैसे करा हुआ है। ठीक है, ऐसे इस वाले में आपको सारी की सारी जितनी भी लाइन बनती है वो सब बतानी है। तो कौन कौन सी लाइन बनेगी? देखो, एक AB बन रहा है, एक BC बन रहा है, CD बन रहा है, AC बन रहा है, BD बन रहा है, AD बन रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी लाइन बता देंगे। ओके।
अब जैसे यहाँ बोला गया है कि आपको फिगर को देख के आंसर बताने हैं, तो ई जो पॉइंट है वो किस लाइन पर है, तो ई देखो एक ए ई पर है और एक एफ ई पर है, तो आप कुछ भी बता सकते हो। ए कहाँ से पास हो रहा है, देखो ए कहाँ से पास हो रहा है, ए ही बोल सकते हैं। ओ जो है वो कहाँ पर है, ओ, तो ओ कहाँ है, सी ओ पर है। तो इस तरीके से ये सारे आप देख लेना। ये लिखा एक पॉइंट से कितने लाइन खींच सकते हैं, काउंटलेस, काउंट LESS, स्पेलिंग गलत है, ठीक है। और 2 पॉइंट से कितने लाइन खींच सकते हैं, केवल एक खींच सकते हैं। फिर ये ट्रू फॉल्स वाला है, आपको बुक में एक लाइन डाल के दे रखी है, फिर आपसे ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है। तो अब ये क्वेश्चन जो है आपको अलग अलग केस दे रखे हैं, उसके रिगार्डिंग पूछा गया था। तो ये इसमें गलत है, तो आप वो अलग से ये करना पड़ेगा, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, वहाँ ना बुक में क्वेश्चन दे रखा है कि आपको पहले बताना कि एक ही पॉइंट से 2 एंगल बनते हो, तो आपने ये बना दी, पॉइंट ये ले लिया। फिर 2 पॉइंट से जो है ना बनाना है कि एंगल मतलब टच करते तो ये 2 पॉइंट हो गए, ऐसे बनाना था। फिर 2 एंगल जो बन रहे हैं तो वो आपको बताना है कि 3 पॉइंट पर टच करे तो ये 3 हो गए, 1 2 3। फिर 4 वाला इस तरीके से हम बना देंगे, नहीं ऐसे नहीं, 1 मिनट, 4 वाले पॉइंट पर टच करेगा तो ऐसे 1 2 3 4। फिर वो कह रहा था मीडियन या एक लाइन बीच की जानी चाहिए, तो ये हमने ऐसे बना दिया। तो क्वेश्चन पढ़ोगे ना बुक में देखोगे पता लग जाएगा। अब देखो इसे ओपन कहते हैं, इसे क्लोज कहते हैं, इसे ओपन कहते हैं, इसे क्लोज कहते हैं, ठीक है। ये हमने ओपन बना दिया, हमने क्लोज बना दिया कर्व। और ये पॉलीगन बोले तो पॉलीगन में ना सीधी लाइन होती है, सर्कल नहीं होता, ठीक है। जैसे पूछ रहे हैं कि क्या पॉलीगन 2 साइड से बन सकता है, नहीं बन सकता। फिर आपको यहाँ पर एक फिगर दे दी, इसने बोला है कि आपको इसमें एंगल बताना है, तो एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा, एक एंगल ये रहा। तो आप एंगल ए भी लिख सकते हो, और इसका नाम बताने के लिए ना आप DAB भी लिख सकते हो। जिसका नाम बताना होता है तो बीच में होना ज़रूरी है, ठीक है। ये जैसे इसने बोला है यहाँ पर कि आपको DOE के अंदर एक पॉइंट बताना है, तो DOE के अंदर कौन सा, A है। फिर यहाँ बोल रहा है कि EOF के बाहर होना चाहिए, तो यहाँ पे C जो है ना बाहर है, ठीक है। तो ये कह रहा है EOF के बाहर, EOF के बाहर आप A बता सकते हो, ठीक है। और आप अगर C बाहर है तो आप C बता सकते हो, ठीक है। और EOF पर कौन है, EOF पर कौन है, ये B है, ठीक है। ये ना C गलती से यहाँ पे डॉट डल गया, C यहाँ पे डॉट है, ठीक है ना। तो ध्यान सुना करो, फिर बच्चे कहते हैं गलत कर दिया, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। मैंने जो आपको तीनों चैप्टर्स आ रहे हैं उसमें समझाने की कोशिश की है, बाकी आप एक बार फिर भी बुक जरूर देख लेना, ठीक है। अब 3 चैप्टर काफ़ी बड़ा था तो मैंने उसमें कुछ स्किप कर दिया, डिविजिबिलिटी वाला रह गया, ठीक है। तो बाकी उस डिविजिबिलिटी वाले को जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे, डिविजिबल है या नहीं है, कौन 2 से डिविजिबल होता है, कौन 3 से होता है, कौन 4 से होता है, 5 से होता है। तो जो टेबल दे रखे उसको आप देख लेना, टेबल के रूप में नहीं आएगा, उनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको।